दृष्टि आइज के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का ऑडियो आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित लेख शुड द सेडिशन लॉ बी स्क्रैप्ड और द वायर में छपे लेख एज पुलिस कंटिन्यू टू अब्यूज सेडिशन लॉ लॉयर्स से कोर्ट्स पार्लियामेंट मस्ट फाइंड सॉल्यूशन के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के राजव्यवस्था खंड से जुड़ा हुआ है। तो आइए लेख की शुरुआत करें। क्या राजद्रोह कानून बने रहना चाहिए? एक लोकतांत्रिक देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी और राजद्रोह संबंधी कानून के बीच अक्सर तनाव उभरता रहता है। विगत दिनों ये मुद्दा तब चर्चा में आया जब मध्य प्रदेश पुलिस ने चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट मैच में पाकिस्तान की जीत के बाद कुछ मुस्लिम युवकों द्वारा जश्न मनाए जाने पर उन्हें राजद्रोह के केस में गिरफ्तार कर लिया। कुछ सप्ताह पहले हरियाणा के करनाल में पुलिस ने 15 दलित प्रदर्शनकारियों पर राजद्रोह का मामला दर्ज किया। 1.5 साल पहले जेएनयू के कुछ छात्रों पर भी राजद्रोह की धारा के तहत केस दर्ज हुआ। इससे पहले कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी, लेखिका अरुंधति रॉय, डॉक्टर विनायक सेन समेत अनेक लोगों पर इस तरह के मामले दर्ज हो चुके हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार जेएनयू की घटना के बाद से देश में कुल 77 लोगों पर राजद्रोह कानून के तहत दबिश की गई है, जिसमें केवल एक को सजा हुई है। कहने का मतलब यह कि राजद्रोह कानून, जिसे अंग्रेजी में सेडिशन लॉ कहते हैं, इस पर हर समय वाद विवाद संवाद होते रहता है। यह कानून हमेशा चर्चा में रहता है, कभी सरकार की दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई के कारण, तो कभी आतंकी और देश विरोधी लोगों की गतिविधियों के कारण। इसलिए सवाल उठता है कि यह राजद्रोह कानून क्या है? क्या सच में आधुनिक लोकतंत्र की अवधारणा में राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था का विरोध करना राजद्रोह है? क्या पीड़ित पक्ष द्वारा व्यवस्था विरोधी बातें करना राजद्रोह है? राजद्रोह देशद्रोह एक ही है या इसमें फर्क होता है? क्या राष्ट्र राज्य की अखंडता के लिए देशद्रोह संबंधी कानून और आजीवन कारावास जैसे दंड विधान की अनिवार्यता है? इन सब का जवाब जाने बिना इस मुद्दे पर अपनी मुकम्मल राय बनानी बेईमानी होगी। इसलिए इसे जानना ही हमारा मकसद है। आमतौर पर राजद्रोह को सरकार के खिलाफ जनता का विरोध या विद्रोह के लिए उकसाने का गैर कानूनी काम माना जाता है। इसे एक विरोधी स्वर के रूप में देखा जाता है जो गदर को भड़का सकता है। यह कानून भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 124A में दर्ज है। इस कानून को अंग्रेजी शासन काल में 1860 में बनाया गया था। आईपीसी की धारा 124A के अनुसार बोले लिखे शब्दों या दृश्य प्रस्तुति द्वारा जो कोई भी भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा, अवमान या असंतोष उत्पन्न करेगा या करने की कोशिश करेगा, वह आजीवन कारावास, 3 वर्ष तक की कैद या जुर्माना अथवा सभी से दंडित किया जाएगा। हालांकि वैधानिक साधन से सरकार का विरोध करना इस धारा के अधीन अपराध नहीं माना गया है, पर वह वैधानिक साधन क्या है, यह आज तक स्पष्ट नहीं किया गया। इसलिए राजद्रोह से संबंधित आईपीसी की धारा 124A अपनी परिभाषा में अपूर्ण और अस्पष्ट प्रतीत होती है। कभी कभी यह औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान बने काले कानून की याद दिलाता है। गौरतलब है कि इस कानून का प्रयोग महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक जैसे आज़ादी के दीवानों पर भी किया जा चुका है। इसलिए ये सवाल उठना लाजमी है कि आज़ादी के बाद भी स्वतंत्र भारत की सरकार ने इस दमनकारी और राष्ट्रीयता विरोधी कानूनों को क्यों बनाए रखा। संभवतः उस समय की परिस्थितियां, खासकर भारत विभाजन, सांप्रदायिक दंगे, गांधी जी की हत्या और विभिन्न राष्ट्रीयताओं के उभार ने इसे बनाए रखने की ज़रूरत पैदा की हो। हालांकि आज़ादी के बाद केदार सिंह बनाम बिहार राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 1962 में राजद्रोह के लिए व्यापक हिंसा या हिंसा की आशंका को आधार बनाया, यानी बिना हिंसा के सेडिशन नहीं लगाया जा सकता। फिर भी सच्चाई यह है कि राजद्रोह के मामले रोज़ बरोज़ दिखाई देते हैं। इसलिए सवाल उठता है कि वाकई क्या सरकार की आलोचना राष्ट्र की आलोचना है? क्या राजद्रोह और देशद्रोह दोनों एक ही है? देखा जाए तो राजद्रोह और देशद्रोह शब्दों में पर्याप्त अर्थ भिन्नता है, फिर भी दोनों को एक बताने की कोशिश अक्सर की जाती है। राजद्रोह का आशय विधि द्वारा स्थापित सरकार, उसकी नीति तथा प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध असंतोष से है, जबकि देशद्रोह राष्ट्र के प्रति असम्मान, राष्ट्र की एकता अखंडता के विरुद्ध कार्य तथा राष्ट्रीय संस्कृति और विरासत को पूर्णतया नकारना है। इसलिए राजद्रोह शासन के खिलाफ किया गया आचरण है, जबकि देशद्रोह राष्ट्र के खिलाफ।
दरअसल हमें समझना होगा कि न तो सरकार और राज्य एक हैं, न ही सरकार तथा देश। सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन राज्य बना रहता है। राज्य संविधान, कानून और सेना से चलता है, जबकि राष्ट्र अथवा देश एक भावना है जिसके मूल में राष्ट्रीयता का भाव होता है। इसलिए राजद्रोह और देशद्रोह को एक मानना भ्रामक है और सरकार की आलोचना को राजद्रोह मानना भी गलत है, जब तक कि व्यापक हिंसा न भड़की हो। गौरतलब है कि राजद्रोह कानून की वैधता, उपयोगिता और प्रासंगिकता पर अक्सर सवाल उठते रहते हैं। कुछ लोग इसे सरकार के हाथ का ऐसा हथियार मानते हैं जिसे वो अपने विरोधियों को परेशान करने में इस्तेमाल करती है, जबकि इस मामले में सरकार के तर्क की मुख्य चिंता उग्रवादियों, आतंकवादियों और किसी भी प्रकार के अतिवाद से देश को बचाए रखने की होती है। फिर भी मुख्य सवाल यह है कि सेडिशन जैसे दमनकारी कानून को बनाने वाला देश यूनाइटेड किंगडम ने ही जब अपने यहाँ इस कानून को खत्म कर दिया, तो फिर भारत में इसे बनाए रखने का क्या तुक है। इसके पक्ष और विपक्ष में अनेक तर्क दिए जाते हैं। जैसे सेडिशन के विरोध में सबसे पहला तर्क यह दिया जाता है कि यह नागरिकों के वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। जब संविधान के अनुच्छेद 19(2) में विशेष परिस्थितियों में अभिव्यक्ति की आज़ादी को प्रतिबंधित करने का प्रावधान किया गया है, तो फिर धारा 124(a) की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए। अगर कुछ लोग क्रिकेट मैच में पाकिस्तान की जीत पर जश्न नहीं मना रहे थे, फिर भी इसका मतलब यह नहीं कि वे भारत के खिलाफ साजिश कर रहे थे। क्रिकेट एक खेल है, इसमें कोई भी खिलाड़ी या टीम उम्दा प्रदर्शन करती है तो लोगों का हर्षित हो जाना स्वाभाविक है। इसे स्पोर्ट्स स्पिरिट कहते हैं। इसलिए एक शत्रु देश की टीम की जीत पर सड़क पर जश्न मनाने से पब्लिक ऑर्डर के भंग होने का खतरा हो सकता है, न कि राजद्रोह का। इसलिए 19(2) को छोड़कर साधारण बातों पर भी सेडिशन का इस्तेमाल करना बेहद गलत है। दूसरा तर्क यह दिया जाता है कि लोकतंत्र में नागरिकों को मिलने वाला सबसे बड़ा अधिकार है असहमति का अधिकार। यदि किसी को लगता है कि देश की सरकार या शासन व्यवस्था में कुछ खामियां हैं, तो वह उनका विरोध करने के लिए आज़ाद है। लेकिन इस विरोध को देश प्रेम की कसौटी पर जबरन तौलकर उन पर राजद्रोह लगाया जाना गलत है। गुजरात दंगों पर सरकार की आलोचना करने वाले समाजशास्त्री आशीष नंदी हों या सरकार से असहमति जताने वाले एक्टिविस्ट विनायक सेन या फिर सीमा आज़ाद, इन पर राजद्रोह का मुकदमा जायज़ नहीं था। यह लोकतंत्र में असहमति के अधिकार का दमन है। इसलिए राजद्रोह कानून को हटाया जाना चाहिए। तीसरा तर्क है कि जिस तरह के मामलों में पुलिस आजकल राजद्रोह के तहत गिरफ्तारी कर रही है, उन सब के लिए आईपीसी में पहले से कानून और दंड विधान बने हुए हैं। फिर राजद्रोह जैसे काले कानून क्यों बरकरार रहें? जैसे सरकार के खिलाफ जंग छेड़ने या उसकी साजिश करने के लिए आईपीसी सेक्शन 121 और 121(a) हैं। विभिन्न समुदायों के बीच कटुता बढ़ाने और राष्ट्रीय अखंडता के खिलाफ कार्य करने के लिए आईपीसी सेक्शन 153(a) और 153(b) में सजा का प्रावधान है। समूह की भावना भड़काने या शांति भंग करने के लिए आईपीसी की धारा 504 और 505 हैं। राष्ट्रीय चिन्हों और प्रतीकों के अपमान की रोकथाम के लिए अलग से अधिनियम है। इसलिए ऐसे अपराधों के लिए जब पहले से ही विशिष्ट कानूनी प्रावधान हैं, तो फिर राजद्रोह जैसे कानून की ज़रूरत क्यों है? इसलिए इस कानून को बंद हो जाना चाहिए। राजद्रोह कानून से जुड़े इन विपक्षी तर्कों को देखने के बाद यदि हम इसके पक्ष में दिए जाने वाले तर्कों को देखते हैं तो कई बातें दिखाई पड़ती हैं। जैसे सबसे पहली बात यह कि यदि सच में राजद्रोह बहुत ही गैर ज़रूरी कानून होता तो इसे सरकार या सुप्रीम कोर्ट या विधि आयोग कोई ना कोई ज़रूर निरस्त करने की बात करती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। देश में इन 3 सालों में लगभग 1200 कानूनों को हटाया गया है, लेकिन राजद्रोह कानून को नहीं छुआ गया। इसका मतलब है कि इस कानून की ज़रूरत है। दरअसल यह देश की एकता और अखंडता की रक्षा से जुड़ा हुआ कानून है, इसलिए इसे बरकरार रखना चाहिए। दूसरा तर्क यह दिया जाता है कि इस कानून पर मुख्य सवाल इसके गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल को लेकर उठाए जाते हैं। इसलिए क्रियान्वयन में समस्या के लिए सीधे कानून को खारिज करना उचित नहीं हो सकता। राजद्रोह कानून ही क्यों, बल्कि किसी भी कानून का दुरुपयोग संभव है। इसलिए कानून के दुरुपयोग के भय से उसके लाभ से वंचित रह जाना भी सही नहीं है। तीसरा तर्क है कि देश के सामने आतंकवाद, उग्रवाद और सांप्रदायिकता जैसी भीषण चुनौतियां हैं। कई दफे नक्सली और सिमी आंतरिक सुरक्षा के सामने गंभीर चुनौती पेश करते हैं।
कश्मीर और पूर्वोत्तर के अलगाववादी भी भारतीय संघ के खिलाफ आग उगलते हैं। ऊपर से पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसी हैं जो भारत को अस्थिर करने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहते। इसलिए सेडिशन जैसे सख्त कानूनी प्रावधान आवश्यक हो जाते हैं ताकि ऐसी अतिवादी स्थितियों से निपटने में राज्य सक्षम हो सके। चौथा तर्क यह है कि बेशक कुछ मामलों में आईपीसी की धारा 124(a) का दुरुपयोग होता है, लेकिन सभी मामलों में ऐसा नहीं कहा जा सकता। ठीक है कि कोई कार्टून बनाकर, भाषण देकर या पर्चा निकालकर कहे कि संसद भ्रष्ट है, तो यह देशद्रोह नहीं हो सकता, क्योंकि प्रजातंत्र में आलोचना का अधिकार सभी को है। लेकिन यदि कोई सार्वजनिक रूप से विरोध प्रदर्शन करते हुए कहे कि संसद को बमों से ध्वस्त कर देना चाहिए या फिर सभी सांसदों को मार देना चाहिए, तो क्या इसे राजद्रोह नहीं माना जाए? बिल्कुल माना जाए और उसे दंडित भी किया जाए। पांचवा तर्क यह कि निश्चित रूप से कई धाराएं देश में हिंसा या अशांति के लिए कड़े दंड का प्रावधान करती हैं, लेकिन कोई भी धारा 124(a) में दी गई परिस्थितियों के लिए कारगर नहीं है। लिखने, बोलने, चित्र या फिल्म के जरिए हिंसा भड़काने या देश का माहौल बिगाड़ने के लिए सिर्फ धारा 124(a) में ही सजा के बारे में बताया गया है, किसी अन्य धारा में नहीं। जबकि सूचना क्रांति के दौर में कहीं से भी लोग इस काम को अंजाम दे सकते हैं। इसलिए बहुत सारे कानून होने के बावजूद भी धारा 124(a) की विशेष महत्ता है। कुल मिलाकर समस्त चर्चा का सार यही है कि राजद्रोह कानून की जरूरत को लेकर लोगों के अपने अपने तर्क हैं। मानवाधिकार के समर्थक और वामपंथी लोग जहां आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी राजद्रोह जैसे कानून को राष्ट्र की क्षुद्र अवधारणा मानते हैं, वहीं दक्षिण पंथ की समझ में यह देश की इंटरनल सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर और नेशनल इंटीग्रिटी को बनाए रखने के लिए एक सख्त हथियार है। यह दोनों विचार दो छोरों पर खड़े दिखाई देते हैं, इसलिए इन दो अतिवादी छोरों से बचते हुए अलग मार्ग अपनाना आवश्यक है। 19वीं शताब्दी के प्रसिद्ध ब्रिटिश राजनीतिक विचारक जॉन स्टुअर्ट मिल की किताब ऑन लिबर्टी में क्षति सिद्धांत यानी हार्म प्रिंसिपल की चर्चा है। इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले ऐसे कार्यों को प्रतिबंधित किया जा सकता है जो दूसरों को क्षति पहुंचाते हों। इस नज़रिए से यदि परखें तो राजद्रोह जैसा कानून सही नज़र आता है, बशर्ते उसे दुर्भावनापूर्ण तरीके से क्रियान्वित न किया जाए। दूसरी बात यह कि भारत अभी बनता हुआ राष्ट्र और संवरता हुआ लोकतंत्र है, जहां आतंकवाद, अलगाववाद, माओवाद, उग्रवाद आदि का खतरा है। इसलिए राजद्रोह संबंधी कानून की आवश्यकता है। हाँ, लेकिन इसके इस्तेमाल को लेकर अत्यधिक सावधानी और गंभीरता जरूरी है। पूर्व कैबिनेट सेक्रेटरी TSR सुब्रमण्यम के शब्दों में यदि कहें तो राजद्रोह कानून एक तोप की तरह है जो बड़े दुश्मनों को नष्ट करने के लिए है, न कि चूहों को मारने के लिए। इसलिए सरकार को सचेत रहने की जरूरत है। आइए अब जल्दी से नोट कीजिए आज का सवाल। सवाल है, राजद्रोह कानून क्या है? स्पष्ट कीजिए। राजद्रोह कानून और अभिव्यक्ति की आज़ादी के द्वंद्व का विश्लेषण करते हुए आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए कि क्या राजद्रोह कानून आवश्यक है।